हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी का क्वेश्चन प्लान किया है। द रेफरेंस इज 35 अक्टूबर नवंबर 2021। सही। इस क्वेश्चन में व्हाट वी आर गिवन हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन of 3% concentration. P is plant extract solution, U is another plant extract solution with a known concentration, and distilled water, a few syringes, a plastic pipe, glass distiller, a test tube which I already filled with water, and 5 empty beakers for making diluted solutions of hydrogen peroxide. अच्छा, हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है? You will need to carry out a serial dilution. You will need to carry out a serial dilution of the 3% hydrogen peroxide solution H to reduce the concentration by half between each successive dilution. Reduce it by half. अच्छा, हमने जो total CM3 बनाना है that is 10 CM3. After the serial dilution is completed, you will need to have 10 CM3 of each concentration अवेलेबल टू यूज। सही है। 10 CM3 डाइल्यूशन के बाद मेरे पास इस्तेमाल के लिए बचना चाहिए। अच्छा, तो सीरियल डाइल्यूशन के लिए इन्होंने फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे मुझे एक डायग्राम दिया है और बेसिकली मुझे इस डायग्राम को फॉलो करना है। सीधी थोड़ा डायग्राम मैं इस डायग्राम को एज इट इज फॉलो कर रहा हूँ। मैंने इसके दो पार्ट्स बनाने के बाद इसको कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया। अब हम जानते हैं अगर हमें इसको डाइल्यूट करना होता है बाय फैक्टर ऑफ 2, half dilution है। half dilution mean by a factor of 2. Yes, concentration by half between each successive dilution. जब भी concentration half कहा जाएगा by half, इसका सिंपल मतलब हुआ डिवाइड बाय 2। कंसंट्रेशन को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और जब भी किसी कंसंट्रेशन को डिवाइड बाय 2 किया जाएगा, याद रखिएगा जितना सैंपल सॉल्यूशन होगा उतना ही वाटर। अगर x CM3 आपने सॉल्यूशन लिया तो x CM3 ही इसमें वाटर डालना होगा, ये कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। अब स्टार्टिंग में मुझे दिया 20 CM3 ऑफ 3% ऑफ H सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो इस बीकर में एक एरो इंडिकेट कर रहा है। सेकंड एरो इंडिकेट 0 CM3 ऑफ वाटर। देयर इज नो वाटर इन द फर्स्ट बीकर। 10 CM3 ऑफ H सॉल्यूशन टू यूज। अब ये जो H है 3%, 10 CM3 यूज करना है, जबकि इनिशियली आपने 20 CM3 डाला। एरो इंडिकेट कर रहा है 10 रह गया। इट सिंपल मींस 20 ऐड करने के बाद 10 रह गया तो हमने इसमें से 10 निकाल लिया होगा। आसान सी बात है। ये मैंने लिख दिया दिस वन एरो इज इंडिकेटिंग 10 CM3 3% H solution has been transferred into the second beaker. अब जब हमने कहा कि factor of 2 is to be applied for the dilution, you will simply add equal volume of water. 10 CM3 H 3%, 10 CM3 of W. Now the total volume is 20 CM3, but again you will transfer 10 CM3 of this solution for the next dilution, then 10 CM3 of this solution for the next dilution, and 10 CM3 of this solution for the next dilution. ये बात तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसमें से 10 CM3 of this one solution is to be transferred, तो आप जानते हो अगर इसका concentration 3% है तो इसका divided by 2 होने के बाद बन जाएगा 10 CM3 of 1.5% solution H to use। चलिए 3 से ये 1.5 रह जाएगा। अब ये जो 10 CM3 में बेसिकली 1.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को थर्ड बीकर में ट्रांसफर किया जा रहा है। 10 CM3 ऑफ 1.5% H सॉल्यूशन, ये एरो इंडिकेट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इसमें इसको भी फर्दर डाइल्यूट करना है। इसको डाइल्यूट करने के लिए हम जानते हैं कंसंट्रेशन फैक्टर 2 है। 10 CM3 ऑफ W वाटर ऐड किया जाएगा, ये टोटल 20 बनेगा। इस 20 में से जब 10 निकाल लिया जाएगा तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ
जब इसमें से मैं 10 cm क्यूब मजीद निकाल लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बचा 10 cm क्यूब ऑफ 1.5 को मजीद डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। 0.75% H2 यूज, और यहाँ पे 10 cm क्यूब ऑफ 0.75% H, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इस वाले बीकर में से आगे जा रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, वापस से 10 cm क्यूब वाटर ऐड किया जाएगा। दिस एरो इज इंडिकेटिंग 10 cm क्यूब ऑफ W। अच्छा, ये जो मेरे पास कंसंट्रेशन बना, ये 0.75 का भी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। जी जनाब, इसका जो नेट कॉन्सेंट्रेशन है 0.375, 10 cm क्यूब ऑफ 0.375% H सॉल्यूशन टू यूज, और अब 0.375 को मजीद डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.188 10। अच्छा, लास्ट वाले के अंदर आपके पास हम उसमें से मजीद आगे नहीं निकालेंगे तो ये वाला एडिशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा 20 cm क्यूब ऑफ 0.188% H2 यूज। यहां तक उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके अंदर ये जो ट्रांसफर हो रहा है, इस सॉल्यूशन को आगे मजीद 10 cm क्यूब ट्रांसफर किया जा रहा है, तो मैंने यहां पे लेबल किया 10 cm क्यूब ऑफ 0.375% H सॉल्यूशन। इसके अंदर 10 cm क्यूब वाटर ऐड किया जाएगा, 10 cm क्यूब ऑफ W। इस तरीके से ये तमाम डाइल्यूशन आपकी समझ में आ गई होंगी। अच्छा, मैं इन तमाम डाइल्यूशंस को अपने पास भी लेबल कर लेता हूं क्योंकि थोड़ी देर में मैं बोर्ड को इरेज करने वाला हूं। तो जो मेरे पास डाइल्यूशंस हैं वो हैं 3%, then 1.5%, 0.75%, 0.375% और लास्ट में 0.188%। ये 4 डाइल्यूशन मेरे पास आ चुकी हैं 3% के अलावा। अब मुझे ये तमाम डाइल्यूशंस बनानी है। लेट्स लेबल द बीकर्स। ये आ गया हमारे पास 3%, 1.5, 0.75, 0.375, 0.188। तमाम परसेंटेज मैंने लेबल कर लिया है। अब हम इन सॉल्यूशंस को बना लेते हैं। आसान सा तरीका, एक सिरिंज लिया मैंने, ये H आ गया, और सबसे पहले इसमें से 10 cm क्यूब H, 20 cm क्यूब H ट्रांसफर कर लेते हैं, 10 एंड अनदर 10। ये मैंने 3% के अंदर ट्रांसफर कर लिया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। 3%। Now what we will do? We will transfer 10 cm cube of 3% into the next beaker. Then I will add 10 cm cube of water in it. इसमें 10 cm cube water लिया, ये इसमें चला गया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन बन चुकी है अब 1.5%। अब हमने क्या करना है, इसको रिंस कर लेते हैं। अब इसमें से इसे पहले स्टर करेंगे। अब इसमें से 10 cm क्यूब लिया, और नेक्स्ट बीकर में ट्रांसफर किया। इसके अंदर 10 cm क्यूब फिर से वापस पानी डालेंगे।
बीकर को रिंस किया, सिरिंज को रिंस किया, स्टार्ट किया, इसका मिक्सचर बनाया, इस पे से फिर 10 cm लिया, अगले बीकर में ट्रांसफर किया, अगेन 10 cm वाटर, मिक्सचर किया, अच्छा मिक्सचर बनाया, इसमें से 10 cm लिया और ये लास्ट बीकर में 10 cm ट्रांसफर कर दिया, दोबारा 10 cm लिया वाटर और लास्ट कॉन्सेंट्रेशन को भी कंप्लीट कर दिया। देखिए 3% 20 लिया था, 10 रह गया, 21.5% बनाया, 10 रह गया, 0.75 बनाया, 20 10 रह गया, 10 ट्रांसफर कर दिया, 0.375 20 बनाया, 10 ट्रांसफर कर दिया, इसके अंदर वापस से पानी मिलाया, दिस इज 20 10 10 10 10। ये बात यहां पे समझाएगी, आप तमाम बच्चों को समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप टू बी डन इज prepare the concentration, put the fluid to the test tube so that it's approximately half full. Use the glass rod to stir the plant extract solution P. Put the nozzle of a clean syringe into the beaker containing P. ये पूरी इंस्ट्रक्शन समझते रहिएगा। Put the nozzle of a clean syringe into the beaker containing P. Put the plunger out of the 1 cm cube. Pull the plunger out of 1 cm cube mark so that P enters the syringe as shown. हमने 1 cm cube P ले लेना है इसके अंदर। Remove the syringe from the beaker containing P and wipe the nozzle with a paper towel. Put the nozzle of the same syringe into the beaker containing 3% hydrogen peroxide solution. Pull the plunger out to the 2 cm cube mark so that 1 cm cube of 3% hydrogen peroxide solution enters the syringe as shown. तो पहले 1 cm cube हमने P ले लेना है और फिर 1 cm cube उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर लेना है। The next step is उसके बाद मिक्सचर ऑफ 1 cm cube ऑफ P and 1 cm cube ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बीकर कंटेनिंग 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन H, ये हमने इसके अंदर भर लिया। केयरफुली वाइप द नोजल विद अ पेपर टॉवल टू रिमूव एक्सेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। पुट द ट्यूबिंग ऑनटू द सिरिंज नोजल। पुट द सिरिंज इनटू ए बीकर लाइक दिस। सिरिंज को बीकर में ऐसे इन्वर्ट रख देंगे और एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब जो आपके पास बॉइलिंग ट्यूब मौजूद है उसके अंदर आपने इसकी जो पाइप है इसको इमर्स कर देना है, दैट ऑलरेडी कंटेन्स वाटर। Put the end of the delivery tube into the test tube as shown in figure 1.2. Start time when the first bubble is observed in the water in the test tube. Count the number of bubbles produced in 120 seconds. Record the result in A3. Record the result in appropriate table. सही है? हमने सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ बबल्स काउंट करने हैं 120 सेकंड्स के लिए। तो वो तमाम जो काम जो इन्होंने बताया वो परफॉर्म कर लेता हूं। इन्होंने कहा सबसे पहले 1 cm cube P is to be taken in a syringe. Stir the mixture. One cm cube P syringe में मेजर कर लिया। फिर मुझे कहा गया 1 cm cube H in the same syringe, और ये वाला टेस्ट ट्यूब मेरे पास यहाँ रेडी है और एक एम्प्टी बीकर मुझे रिक्वायर्ड है। सिरिंज रखने के लिए वो ये रहा 1 cm क्यूब H फिल कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा प्लंजर को नीचे कर दीजिएगा, इसकी वजह बताऊंगा क्यों। और ये आपके पास प्लास्टिक का पाइप है, ये 2 cm क्यूब मिक्सचर है P और H का, इसके ऊपर हमने पाइप को एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद मुझे कहा जा रहा है कि इसे बीकर में डालें, तो मैंने सिरिंज को बीकर में डाल दिया और इस दूसरी सिरिंज को मुझे कहा गया कि जो पाइप का एंड है इसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। ये डाल दिया मैंने और स्टार्ट द टाइमिंग और बबल काउंट कर लेते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 30 31
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. It's 159 and I counted 94 bubbles. When it was 3%, there were 94 bubbles. पहला पार्ट हो गया. अच्छा, आसान सा एक्सपेरिमेंट था. अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि why did I pull the plunger further down from the mixture. वजह यह है कि अगर आप इसको 1 और 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे रहने देंगे और प्लंजर को मजीद नीचे नहीं लेके आएंगे तो इसमें जो फ्रॉथ डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी इसमें फ्रॉथ फॉर्मेशन हुआ वो सारा का सारा फ्रॉथ इस पाइप के अंदर जाने लग जाएगा. तो एक तो रेजिस्टेंस देगा वो ऑक्सीजन गैस को. दूसरी बात ये कि जब वो मिक्सचर यहाँ से चलता हुआ उस एंड तक जाएगा तो आपके पास नंबर ऑफ बबल्स नहीं आएंगे. तो थोड़ा बहुत एरर की गुंजाइश है और ये पाइप भी गंदा हो जाएगा. लिहाजा जब भी आप मिक्सचर बनाएं फ्रिज में, प्लंजर को थोड़ा सा मजीद नीचे पुल कर लिया करें. ये पाइप को रिमूव किया, इस मिक्सचर को डिस्कार्ड किया, वेस्ट में डिस्कार्ड कर देते हैं. पानी से इसको रिंस किया, इसे डिस्कार्ड किया. इस तरह से मुझे कहा जा रहा है कि इसके आपने 3 रिजल्ट्स लेने हैं. 3 रिजल्ट्स लेने हैं. ये बात आप लोगों को प्रोबेबली समझ में आ चुका है कि जैसे एक रिजल्ट लिया वैसे मजीद 2 रिजल्ट और ले लेने हैं. तो मैंने अंदाजे से लिख दिया कि 94 बबल्स, 95 बबल्स, 93 बबल्स. ये 3 तरह के मेरे पास वैल्यूज ऑब्टेन हुआ. होना तो ऐसे ही प्रोसीजर समझा दिया मैंने, करना क्या परफॉर्म तो आराम से समझ में आ गया कि 2 मजीद यही रिजल्ट आएंगे मेरे पास. अब वो बोलते हैं द सेम प्रोसीजर इज टू बी रिपीटेड विद ईच ऑफ द बीकर. तो 3% के लिए मेरे पास रिजल्ट आया यहाँ पे 94 बबल्स. मैं काउंट लिख देता हूं यहाँ, सही है. अब मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं 1.5% के साथ और शायद प्रिडिक्ट कर दूं बाकी का सारा डेटा. एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया करना क्या है क्वेश्चन के अंदर. अब मैं एक और रिपीट कर देता हूं. अब मैंने दोबारा से पी सॉल्यूशन लिया, इसका मिक्सचर बनाया, स्टर किया अच्छे से. 1 cm क्यूब सॉल्यूशन पी. अच्छा, पी सॉल्यूशन वही रहेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड चेंज होता रहेगा. नेक्स्ट स्टेप, अब मैंने 3 वाला काम कर लिया, सेट कर देता है. नाउ आई एम टेकिंग 1.5%. इसका 1 cm क्यूब लिया. नाउ इट्स टू थोड़ा सा प्लंजर को नीचे कर देंगे, रबर पाइप एडजस्ट किया, रखा बीकर एंड द टाइमर स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, timer on है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78। टाइप को रिमूव किया, साइड पे रखा, मिक्सर को डिस्कार्ड किया। अच्छा जी, 78 सही हो गया। अब हमने क्या करना है, यही चीज रिपीट 0.75 के साथ और उसके बाद 0.188 के साथ। मैं थोड़ा सा चालाकी से काम ले रहा हूं, वो ये कि 0.18 को परफॉर्म कर लेता हूं, पॉइंट 188 को परफॉर्म कर लेता हूं और एक दो को प्रेडिक्ट कर दूंगा, साथ में अननोन जो यू है उसे भी परफॉर्म कर लेते हैं। अभी मैं पॉइंट 188 को परफॉर्म कर रहा हूं। वन CM क्यूब सॉल्यूशन .18। स्टॉप वॉच को रीसेट कर देता हूं। 0.18 1 CM क्यूब ट्यूब को फिक्स किया, प्लंजर को नीचे खींचा, इसे इमर्स किया और टाइमर पहले बबल के बाद टाइमर स्टार्ट कर देंगे। सी स्टार्ट 2 3 4 5 6 7
8 9 10 15 पूरे कर दे, बहुत बड़ी बात है। 11 12 और शायद 13 पे काम हो जाएगा इसका। 13 बबल्स। अच्छा जनाब, हमने देखा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ बबल कम हो रहे हैं। 13 अब 78 13 मैंने अपने तौर पे चाहा इसे यहाँ पे 94 और 78 में कितना डिफरेंस है? 94 माइनस 78 डिफरेंस है 16। इन दोनों में 16 का डिफरेंस है, सही है। तो अब मैं 78 में से माइनस कर देता हूं अराउंड 14। 64 मैंने यहाँ लिख दिया, भी देख लेना। फिर 64 में से माइनस कर देते हैं ना, रेट डिक्रीज होगा तो बड़ा फर्क आएगा। 78 माइनस पहले में 16 का डिफरेंस है, अब 19 का कर देते हैं। 78 माइनस 19 59। अब 59 में से 22 माइनस कर देते हैं 37। अब इसमें से 19 का डिफरेंस आया, इन दोनों में 22 का डिफरेंस आया और 37 माइनस 13 24 का डिफरेंस आया। बात को समझे बच्चों, बात को समझे। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, ये जो चेंज है ये बढ़ रहा है क्योंकि कम बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैंने सिर्फ 3 परफॉर्म किए और 2 प्रेडिक्ट कर दिया, चलेगा, लेकिन सोच समझ के बड़ा कैलकुलेटेड चलेगा। अब ये क्या करना है, जो अननोन है उसे परफॉर्म कर लेते हैं, अननोन नहीं चलेगा, उसके ऊपर तो परफॉर्म करना ही है ना। हमें बेसिकली करना क्या है कि जो अननोन सॉल्यूशन गिवन है u, हमें इसकी कंसंट्रेशन बतानी है p के रिस्पेक्ट से। अच्छा, अगला पार्ट में बताया था आपको। Repeat step 3 to step 13 with the unknown concentration of hydrogen peroxide. Oh, sorry. This U is, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, unknown concentration of plant extract लिखा हुआ है कितना बड़ा बड़ा, unknown concentration of hydrogen peroxide। तो वो H है, H, ये H का diluted solution है, H का diluted solution है। मेरे पास H standardized results आ गए 3 का 1.5 का, इन सबके। अब मुझे U को भी पहचानना है कि U में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, लिहाजा मुझे वो एक दफा तो परफॉर्म करना पड़ेगा। ये तो मसला ही हल हो गया, मैं कुछ सोच रहा था हो कुछ रहा है यहाँ पे। चलिए बहरहाल, अब मैंने क्या किया, वापस से एक लास्ट ऑब्जर्वेशन तो लेनी पड़ेगी। स्टार्ट किया, 4 cm³ लिया एक्सट्रैक्ट और इसे साइड पे कर दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे U के साथ परफॉर्म करना है। स्टॉपर टाइमर को मैंने रीसेट कर दिया।
इन सब की किसी की जरूरत नहीं है, सब बेकार। 1 cm³ अननोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया, प्लंजर को पुल किया, पाइप को स्विच पे सेट कर दिया, सही है। इसको इसके अंदर इमर्स किया, पहले बबल के साथ टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 शायद 30 या उससे भी कम, 26 27 28 ना 30 से ज़्यादा, 29 30 31 32 33 33 अच्छा जनाब, U के साथ जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आई वो आई 33 बबल्स की। अब मैं सिंपल आप लोगों से बोर्ड पे शेयर कर देता हूं कि टेबल कैसे बनेगा। टेबल में बोर्ड के ही साइड पे यहाँ पे बना देता हूँ, रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन एप्रोप्रिएट टेबल। आप क्या करेंगे, concentration of H2O2 in percent, number of bubbles, बहुत करीब आ गए, जरूरत नहीं है इसकी। नंबर ऑफ बबल्स, concentration of hydrogen peroxide 3 1.5 0.75 0.375 0.188 और U which is unknown। 3 पे नंबर ऑफ बबल्स मेरे पास 94, 1.5 78, 59, 37, 13 और U पे आए थे 33, 32, 33, 34 ऐसे कुछ थे। 32 मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा। 32, 33 सही है। अब देखो बच्चों, U किससे कंपेयर करते हैं, U किससे मैच करता है। U में 32 और 0.375 में 37। इसका मतलब ये कि if there are more number of bubbles than 0.375 it means it is a little bit more concentrated than U। ये तो for sure हो गया ना, इसमें दो बातें नहीं है। तो अब a bit more 0.375 is a bit more concentrated
That's why it produced more number of bubbles. लिहाजा U is more than 0.188 and less than 0.375 means somewhere in between or close to 0.375. देखो बात को समझना, 0.188 के अंदर और 0.375 के अंदर, इधर मेरे पास आते हैं 13 बबल्स, इधर मेरे पास आते हैं 37 बबल्स और मेरे पास रिजल्ट है 32 बबल्स। अब सोचो, इज इट क्लोज टू 0.188 और 0.375? तो जवाब तो आप लोगों को मालूम है कि दिस इज क्लोज टू 0.375। अगर कोई शख्स बोले कि ये इन दोनों के बीच की कॉन्सेंट्रेशन है तो शायद समझ में नहीं आती बात। थोड़ा सा क्लोज कर देते और आपको एस्टिमेट चाहिए होगा, ये भी बता दो, ये बात भी बता दो, इस बात को तवज्जो से सुन लो। State the number of bubbles produced in 120 seconds for you, हमने लिख दिया 33, 32. Using your result from A2 and A3, estimate the concentration. Estimate करना है भाई, estimate बुरा मत करिएगा, estimate अच्छा कीजिएगा। तो a good estimate is, मेरे मुताबिक इन दोनों का mean concentration क्या आता है? What I simply do 0.188 plus 0.375. I added these two concentrations and I divided the sum by 2 to get an average concentration. 0.285 इनका एवरेज है, ये एवरेज इन दोनों के बीच का, ये बीच में नहीं है, दिस इज क्लोज टू 0.375, तो 0.2815 इसका आंसर है बच्चों, 0.2815। तो मैं इसको 0.2815 से आगे करूंगा, आगे मैंने इसे कहा कि दिस इज 0.30%, दिस माय करेक्ट एस्टिमेट। उसको क्लोज टू 0.375 होना चाहिए, क्लोज टू 0.188 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर कोई बच्चा इसको 0.31% बोलेगा चलेगा, 0.32% बोलेगा, ऑल आर गुड, एस्टिमेट ही तो है, मगर मिडवे पे भी नहीं है और उससे कम पे भी नहीं है, तो इन दोनों के बीच की भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, 0.188 की तरफ भी नहीं है, टुवर्ड 0.375। तो ऐसा कोई भी जवाब लिखेंगे, हर हाल में आपका जवाब सही तस्वीर किया जाएगा। The volume of oxygen was measured by counting the number of bubbles. Suggest why this is a source of error. Number of bubbles source of error क्यों है? ऐसा होता है कि बातों पर टाइम कंप्लीट होने वाला है और बबल प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, पहली बात। दूसरा बात, what if there was some leakage of air through this pipe, it was not airtight, दूसरा एरर हो सकता है, तुमको लिख सकते हैं। Suggest an improvement to the procedure to provide a more accurate measurement of the volume of oxygen produced, volume of oxygen जो प्रोड्यूस हो रहा है by using a gas syringe। आप जानते हैं कि गैस सिरिंज के अंदर हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। एक तरीका और, अगर हम एक बीकर में इनवर्ट ट्यूब इमर्स कर दें दैट कंटेन्स वाटर इन इट, और फिर इस ट्यूबिंग को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इमर्स कर दें, तो अब होगा क्या, जैसे जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होता रहेगा, इसका हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं, और हाइट एक रेफरेंस बन जाएगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, या गैस कलेक्टिंग सिरिंज, इन दोनों के जरिए इसको इंप्रूव किया जा सकता है। इन्होंने बोला कि काउंटिंग के अलावा कोई तरीका बताएं, तो ये काउंटिंग के अलावा के तरीके बता रहा हूं, और हम इसका एवरेज बनाना है। इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, मैंने एवरेज नहीं बनाया, यू आर सपोज्ड टू मेक एन एवरेज रिजल्ट फॉर ईच कंसंट्रेशन। इसका भी 3 दफा परफॉर्म करना है, इसे भी 3 दफा, इसे भी 3 दफा, इसे भी 3 दफा, इसे भी 3 दफा। अगर एक दफा परफॉर्म करते हो तो भी कम से कम 3 दफा लेना। In the procedure described in step 1 to step 14, the effect of the concentration of hydrogen peroxide on catalyst activity was investigated. Describe how you would modify this procedure to investigate the effect of changing the pH on the number of bubbles of oxygen produced. आपने अभी कंसंट्रेशन चेंज किया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, अब ये आपसे बोल रहे हैं कि आपको पीएच चेंज करना है। तो पीएच चेंज करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास कोई एक वीक एसिड होना चाहिए और वीक एल्कलाइन होना चाहिए और बफर सॉल्यूशंस होने चाहिए।
बफर सॉल्यूशंस को हम, बफर सॉल्यूशन आप जानते हैं कि वो सॉल्यूशन के पीएच को मेंटेन करता है, और डिफरेंट एसिड्स के अगर हम एडिशन करेंगे, एसिड की डिफरेंट डाइल्यूशंस करेंगे, जिसके अंदर आपके पास 1 मोल पर डीएमटी हो सकता है, क्रम को 0.8 मोल पर डीएमटी, 0.6 मोल, 0.4 मोल, 0.2 मोल। ऐसी सूरत में आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्लांट एक्सट्रैक्ट का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, all the rest variables should be same, but you will only change the concentration of acid with the same volume। मतलब हम एसिड डाइल्यूशन बनाएंगे एसिड की, और उसके साथ एक कांस्टेंट वॉल्यूम हर एसिड का एक मिक्सचर में ऐड करेंगे, और बफर सॉल्यूशन का भी एक कांस्टेंट वॉल्यूम तमाम मिक्सचर्स के अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद हम डिफरेंट पीएच का इंपैक्ट चेक कर लेंगे। इस तरह से आगे भी इसमें कुछ क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। फिर वही सारा पार्ट है कि ग्राफ आ गया, बी पार्ट आप अच्छे से जानते हैं कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर टेम्परेचर, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम आ जाएगा, तो आपने टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लो, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लो, लाइन ग्राफ बनाओगे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे जैसे पॉइंट आएगा वैसे वैसे स्केल रख के उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते रहोगे, एक कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेस लेवल जरूर करने हैं। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम व्हेन द टेम्परेचर वाज 30.1 डिग्री सेल्सियस, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब जब आप यहाँ पे पूरा टेम्परेचर प्लॉट कर लेंगे तो 30.1 जहाँ पे आएगा वहाँ से आप एक स्टेट ऊपर लेके लाइन जाएंगे, ये एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है, 30.1 पे जाएंगे, लाइन ऊपर लेके जाएंगे। जैसे भी ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ग्राफ है, ये टेम्परेचर है, ये एक्टिविटी है, इस तरीके से ग्राफ है। फॉर एग्जांपल दीज आर द पॉइंट्स, इन पॉइंट से का ग्राफ आया, और यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 31 है, तो 30.5 के ऊपर जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी 30.1 पे आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसका एक्टिविटी रीच कर लेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। Suggest an explanation for the difference in activity of the enzyme between 37.5 डिग्री सेल्सियस एंड 55 डिग्री सेल्सियस। इस ग्राफ के अंदर देखोगे बच्चों की जो एक्टिविटी हो रहा होगा ना वो थोड़ा सा कम हो रहा होगा। तो एक आसान सी बात जानते हो, जो आपका एंजाइम है इट गेट्स डीनेचर एट हायर टेम्परेचर। तो आसान सी बात लिख के आ जाना कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स मेकिंग इज इफेक्टेड एट हायर टेम्परेचर एंड द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम गेट लोअर एंड इट गेटिंग डीनेचर। सही है, उम्मीद है तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।